क्लास 10th के सभी बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2027 में शामिल होंगे, सोशल साइंस विषय में ये प्रश्नों का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डेली एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इस तरह से अभी मई महीना चल रहा है। सीबीएसई एग्जाम जब भी होगा तो फरवरी 2027 से पहले नहीं होगा, तो अभी काफ़ी लंबा समय है हम लोगों के पास। अगर डेली एक सवाल पे भी चर्चा करेंगे तो पूरा सिलेबस बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे ढंग से खत्म हो जाएगा। देखिए, आज का हमारा जो सवाल है वो है सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इस टॉपिक पे आने से पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखिए, शासन के जो रूप हैं जिन्हें हम लोग जनरली पढ़ते हैं, एक तो है लोकतंत्र जो हमारे देश में है, और एक व्यवस्था जो है वो है राजतंत्र। अभी भी कई सारे देशों में है राजतंत्र, लेकिन इन दोनों में जो सबसे मूल अंतर है जो हम लोग देखते हैं कि राजतंत्र में शासन की सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में चली जाती है, यानी एक ही व्यक्ति नियम बना रहा है, एक ही व्यक्ति नियम को लागू करवा रहा है और एक ही व्यक्ति न्याय भी दे रहा है। देखिए, जब तीनों शक्ति एक व्यक्ति के पास चला जाएगा तो हो सकता है वो व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाए, हो सकता है वो व्यक्ति तानाशाह हो जाए। उसे लगेगा कि सब कुछ हमारे ही पास है, हमें किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। उसे ये एहसास ही नहीं हो पाएगा कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। इसलिए राजतंत्र में अगर राजा बहुत अच्छा हो तब तो ठीक है, और नहीं तो बहुत अधिक संभावना होती है कि व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाए। तो ये था राजतंत्र। अब हम दूसरा देख ले, लोकतंत्र। लोकतंत्र में देखिए जनता का शासन होता है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है। लेकिन लोकतंत्र में भी अगर सारी सत्ता एक ही संस्था के पास चली जाए या एक ही व्यक्ति के पास चली जाए तो फिर ये जो लोकतंत्र है ये भी एक तरह से राजतंत्र के समान व्यवहार करने लगेगा। इसलिए लोकतंत्र राजतंत्र में न तब्दील हो जाए, हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसी व्यवस्था हमें दे दी ताकि लोकतंत्र काफी खूबसूरती से अपना काम करे और हमारे देश की शासन व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से चलती रहे। इसलिए उन्होंने सत्ता को किसी एक संस्था या एक व्यक्ति के पास केंद्रित नहीं किया, उसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया। यानी सत्ता को बराबर, देखिए ये एक लाइन में ऐसे डिवाइड किया गया, ठीक ना। 36 का मतलब होता है बराबर में। बराबर में 3 हिस्सा लगा दिया गया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। देखिए, ये 3 हिस्सा जो है 3 संस्थाओं के बीच में बांट दिया गया, जिसे एक को कहते हैं विधायिका यानी लेजिस्लेचर, दूसरे को कहते हैं कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और तीसरे को कहते हैं न्यायपालिका यानी जुडिशियरी। अच्छा, ये जो 3 संस्थाएं हैं तीनों को बराबर पावर दिया गया है, लेकिन तीनों के काम अलग अलग हैं। विधायिका क्या करती है? देश के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? उन कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका उन सब पे निगरानी रखती है ताकि सारी व्यवस्थाएं संविधान के अनुरूप चलती रहें। तो इस तरह से हमने देखा कि सत्ता एक संस्था को न देके उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, और ये तीनों भाग जो हैं एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाएगा तो दूसरा उस पर रोक लगा देगा, जिसके कारण सत्ता जो है सही तरीके से अपना काम करती रहती है। अब हम लोग इसे इस तरीके से देखें कि अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है, इसके मुख्य अंग क्या हैं और इसकी विशेषताएं या महत्व क्या हैं, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर समानांतर रूप से किया जाता है, जिसके इसके तहत सरकार की शक्तियां किसी एक संस्था में केंद्रित होने के बजाय अलग अलग अंगों में विभाजित होती है, ताकि कोई भी अंग अपनी असीमित शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। अगर कार्यपालिका गलत करेगा तो विधायिका उस पर रोक लगाएगी, और अगर विधायिका गलत करेगा या कार्यपालिका और गलत करेगा तो न्यायपालिका उसकी देखरेख कर रही है। उसी तरह से अगर न्यायपालिका भी कुछ गलत करेगा तो फिर हमारी विधायिका जो है उस पर अंकुश लगाएगी। तो इस तरह से तीनों जो संस्थाएं हमारी हैं काम भी कर रही हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण भी
स्थापित कर रही हैं ताकि कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। इसके जो प्रमुख अंग है वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, देखिए इनकी प्रमुख विशेषताएं और महत्व को एक बार हम लोग देख ले। देखिए प्रमुख विशेषताओं में पहला क्या है कि समान स्तर पर कार्य होता है। देखिए ये तीनों का लेवल जो है बराबर में है, कोई एक दूसरे से बड़ा और छोटा नहीं है। ठीक ना, सरकार के तीनों अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, जिससे कोई भी एक दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं होता। दूसरा क्या है, नियंत्रण और संतुलन। इस व्यवस्था में प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों पर अंकुश रखता है। उदाहरण के लिए जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की संवैधानिक जांच कर सकती है। अगर मान लीजिए विधायिका कोई नियम बनाया और वो नियम हमारे संविधान के विरुद्ध जा रहा है तो उस पर रोक कौन लगाएगा, न्यायपालिका। ठीक, उसी तरह से जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो किसके नियंत्रण में रहती है, कार्यपालिका की। यानी सारी संस्थाएं एक दूसरे पर नियंत्रण रख रही हैं। देखिए इससे क्या होता है कि तानाशाही पे रोक लगेगी। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के कारण देश में किसी एक व्यक्ति या संस्था की तानाशाही स्थापित होने का खतरा पूरी तरह टल जाता है। विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण ये दो शब्द हैं। विकेंद्रीकरण माने कई भागों में डिवाइड कर दो पावर को, और केंद्रीकरण माने किसी एक व्यक्ति में ही सारी शक्तियों को समाहित कर दो। तो इस तरह से हमने देखा कि सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है वो एक समान लेवल पे सत्ता को कई भागों में डिवाइड किया गया। जैसे हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों एक स्तर पे हैं ये। ठीक ना, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस बार ये सवाल भी पूछा हुआ था, ध्यान में रखिएगा। देखिए अब हम इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है जिस पे चर्चा कर लें ताकि आप और भी क्लियर आपका हो जाए। देखिए सवाल है कि सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है। देखिए ऑप्शन में क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण, सामुदायिक सरकार और गठबंधन सरकार। तभी हमने क्या देखा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो विभाजन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण। देखिए दूसरा सवाल है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था यानी सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्यों कहा जाता है। अच्छा, तो इसका क्या कारण है कि ये एक दूसरे पर अंकुश रखता है और इससे क्या होती है, शक्तियां संतुलित रहती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी। तीसरा सवाल देख ले, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सत्ता के क्षैतिज वितरण का हिस्सा नहीं है। देखिए न्यायपालिका तो है ही, कार्यपालिका भी है, राज्य सरकार नहीं है क्षैतिज वितरण का, विधायिका है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, राज्य सरकार इसका अंग नहीं है। अगला है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण में शामिल सभी अंग किस प्रकार स्थित होते हैं। देखिए विभिन्न स्तरों पे, एक ही समान स्तर पर, न्यायपालिका के अधीन, कार्यपालिका के अधीन नहीं। इसमें क्या होता है, सभी एक समान स्तर पे होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल देख लें, भारत में यदि संसद यानी कि विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ हो तो उसे कौन रद्द कर सकता है। तो उसे रद्द करने का पावर किसके पास है, हमारे न्यायपालिका के पास। ठीक ना, आंसर क्या होगा, सी। अगला सवाल कर रहा है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी एक अंग के पास पूरी शक्ति केंद्रित ना हो और तानाशाही ना हो सके। ठीक ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। देखिए फ्रांस के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था मोंटेस्क्यू। इन्होंने ही सबसे पहले शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। ठीक ना, तो उसी में उन्होंने बताया था कि शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास या एक संस्था के पास केंद्रित न हो, उसे हम लोग कई भागों में डिवाइड कर दें। तो उसी से क्या आया, सत्ता का क्षैतिज वितरण। देखिए हमारा अगला और अंतिम सवाल है, कह रहा है कि फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज वितरण का आधार है अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया था। देखिए उस पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज
ये बड़ा फेमस बुक है, ये कई सारे एग्जामों में भी सवाल पूछा गया है, ठीक ना, इसलिए इसे आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हम लोग का आज का जो सवाल था सत्ता का क्षैतिज वितरण, इस पे हम लोगों ने आज चर्चा की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने और दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी तैयारी को खूब सुंदर बनाइए। चलिए, थैंक यू।